तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज आप सभी का इस शानदार, बेहतरीन और बहुत ही दमदार वाली क्लास में। प्यारे बच्चों, खूब हो चुका इंतजार कि सर 12th की पढ़ाई कब शुरू होगी, हम वरदान बैच में कब पढ़ पाएंगे, वो मौका कब मिलेगा गुरुजी जब हम आपसे फिजिक्स को सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, इंतजार करते 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 मुझसे भी रहा नहीं गया और अब आज वो दिन है प्यारे बच्चों कि आप सभी के सामने मैं पहले चैप्टर की आपके 12th क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। और ये सफर यूं ही आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा जब तक 2026 में आपको रैंक 1 रैंक 2 95% से अधिक अंक लाने लायक ना बना दूं, तब तक ये सफर रुकने वाला नहीं है। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी ये सफर जारी है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छापू सुल्तानों का। आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर अपने आप में खास तो है ही। आपने 10th में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें थी। पर बच्चों, अब उसका विश्लेषण करने का वक्त आ गया है, उसका एनालिसिस करने का समय आ गया है। प्यारे बच्चों, जब आप 12th पढ़ते हो ना, तो यकीन मानो फिजिक्स के उस पार्ट का पोस्टमार्टम कर देते हो। सच कहा ना मैंने। मतलब अगर अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ोगे बच्चों, तो मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, चार्ज, वैद्युत आवेश जो सिर्फ आपने परिभाषा में रट रखा था, उसको वास्तव में हमारे नेचर में, हमारे आसपास कैसे देखा गया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका रिलेशन आप आसपास कैसे बना पाते हो, उन चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, फिजिक्स को मेरे साथ सिर्फ पढ़ना नहीं, मेरे साथ पूरे वर्ष भर आप फिजिक्स को फील करोगे, फिजिक्स को लर्न करोगे, अर्थात सीखोगे। और बच्चों, ये विज्ञान जो है ना, ये प्रकृति जो है रहस्यों से भरी है, रहस्यों से भरी। पहले भी चार्ज था, पहले भी ग्रेविटेशन था, पहले भी सेमीकंडक्टर्स थे, बट हम उनका यूज करके आज हम अपने जीवन में बहुत सारे उपयोगी संसाधन बना पा रहे हैं। ये साइंस की देन है। बट बच्चों, नेचर बहुत रहस्यों से भरा है। अभी हम उसका 0.0000001% भी नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर समुद्र में हम पानी 1 चम्मच निकाल के बोले कि भाई इसमें तो मछली नहीं आई, मतलब समुद्र में मछली नहीं है, मछली तो बहुत सारी हैं। प्यारे बच्चों, ठीक वैसे ही ये साइंस, ये प्रकृति रहस्यों से भरी है और हम उसका एक छोटा छोटा पार्ट बस सीखते हैं। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित, वैद्युत आवेश से संबंधित सारी बातें बताने वाला हूं। तो क्या आप सभी तैयार हो मेरे साथ? तो आप सभी का तो जवाब यस सर ही आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट को मैं कहां से शुक्रिया अदा करूं। जो आप प्यार और सपोर्ट दिखाते हो उसको हृदय तल से धन्यवाद देता हूं। मैं बस आप सभी के लिए यूं पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हूं जैसा आप चाहते हो। स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आप सभी का। मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, इतने लोग हैं, है ना। मैं एक वर्ड आपका प्यारा सा नाम लेता हूं, जो मैं हमेशा से प्यार से आपको बोलता हूं, मेरे प्यारे छापू सुल्तान। ये मजाक वाला नाम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहन, ये हो गया नाम आपका मेरे भावना से जुड़ा हुआ, और मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ हमेशा से जो मैं कहूंगा, और ये लास्ट तक हमेशा चलता है, जो हमारे और आपके बीच के संबंध को दर्शाता है। मेरी चाहत नहीं कि कोई आकर मेरा दर्द बटाए, मेरी हसरत है कि मेरी उम्र आप सभी को लग जाए, लेकिन आप सभी से मेरा हो ऐसा रिश्ता, मैं रह जाऊं भूखा तो आपसे भी ना खाया जाए, तो आपसे भी ना खाया जाए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने, टारगेट बोर्ड का परिवार आपके सामने मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी लोग भी मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। ये आपको वादा करना होगा। प्यारे बच्चों, चलेंगे बिना देरी किए हुए, सर ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, वरदान बैच में अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जल्द से जुड़ जाइएगा। वरदान बैच आपका स्वागत कर रहा है। बच्चों, आप लोग वरदान बैच की फी यहां पर 199
1999 देख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये तो है नहीं, आपकी फी जो है 1499 है। ठीक है, सभी को पता है। ये नॉमिनल फी में इन संपूर्ण जो आप देखते हैं संसाधन एप्लीकेशन पर बच्चों पहले चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद क्लासेस चलेंगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस ऐप पर कब चलेंगी। बच्चों पहला चैप्टर आपके डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर उतना संसाधन भी नहीं है, आपको यूट्यूब की मदद से ही बच्चों एप्लीकेशन में आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जब पहला चैप्टर डेमो क्लास के रूप में देखते हैं तब वो जाकर के इस बैच को फी को पे करके एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसे भी आप बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर पाते हो जिससे कि आपके ठीक ठाक मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर अच्छे से क्लास चलने के लिए एप्लीकेशन में कुछ चीजें होती है जो आपको प्रोवाइड करा जाती है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो। अच्छा, कोई भी बैच परचेस करने में दिक्कत आ रही हो तो भाई दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, ये दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों ये आपका टाइम टेबल है, सभी चीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई आज पहली बार अगर क्लास में जुड़ा है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी क्लासेस कब कब किस समय पर चलेंगी, कौन कौन सर पढ़ाएंगे देख सकते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने सिलेबस वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है बच्चों, चलेंगे। अब आपसे कुछ बात यह है कि बच्चों फिजिक्स को जब हमारे साथ पढ़ोगे तो आप लिखते हुए पढ़ोगे, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, तभी मैं फिजिक्स को अच्छे से सिखा पाऊंगा और पढ़ा पाऊंगा। पिछले वर्ष सभी बच्चे वही रूल था, हमारी क्लास में आना, पेन और कॉपी उनके पास होना और प्रॉपर ऑफलाइन वाला फील आना, प्रॉपर ऑफलाइन का फील आएगा। ठीक है, ये बात की गारंटी है। बस तुम इधर उधर जब शाम को क्लास चले ना तो खाने के जुगाड़ में इधर उधर मत देखना, बस फिर देखो क्लास में कैसा मजा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपका ये उत्तरदायित्व बनता है। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, जितने लोग भाई देख रहे हैं आप अब अटेंडेंस अपनी लगा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई मेरे, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, क्लास को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और साथ ही साथ बच्चों क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, पहली क्लास है, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप लोग देख रहे हैं अटेंडेंस लगा करके लाइक कर दीजिए प्लीज। पहले एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आप लोगों को कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी भावनाओं को अच्छे समझता हूं, मैं आपकी जगह पर बैठ करके ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, जल्दी से ये काम करें पहले फिर आगे बढ़े, जल्दी से ये कार्य करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से ये कार्य कर ले भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले आज आप लोगों को पहला चैप्टर ही पढ़ना है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। जी गुरुजी, हम इस बात को अच्छे से समझे कि आप हमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आप पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हो। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बच्चों ये आपका पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अब इसको हटाते हैं। पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में होता क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। प्यारे बच्चों एक चीज और याद रखना, मैं आपको हिस्ट्री से रिलेट करते हुए बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ना सिर्फ रटो परीक्षा के लिए, परीक्षा के समय परीक्षा की बातें होंगी, लेकिन अभी के समय प्यारे बच्चों आपके ज्ञान की बातें होंगी। बच्चों मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं ना कुछ, क्या आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं? जी गुरुजी कुछ तो हिस्ट्री बताइए कि वास्तव में चार्ज आया कहां से, ये क्या अपने आप टपका, आसमान से अपने आप टपक गया था चार्ज? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप सभी को पता होगा, अगर बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ी होगी तो 600 ईसा पूर्व किसी वैज्ञानिक का नाम आपने सुना? ध्यान से सुनना, मैं बहुत स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों आपका 10 मिनट लूंगा हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ करके आपको आनंद सर के साथ आनंद जरूर आएगा, इस बात का भी मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि बच्चों जब आप उसका बेस पकड़ते हो ना भाई, वही परिभाषा आप भी पढ़े हो, वही परिभाषा दूसरा बच्चा भी पढ़ा है, तो अंतर क्या हुआ? डिफरेंट कोई है नहीं ना। जब आप कुछ एक्स्ट्रा बातें बता पाओ ना, तब कहा जाता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ खास स्किल है, कुछ ना कुछ खास आपने पढ़ा है, तब जाके आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे दूसरों के सामने। इसलिए कहा जाता है कुछ ना कुछ खास जरूर पढ़ना चाहिए। वही परिभाषा आपको आती, वही परिभाषा आपको आती, लेकिन आप चार्ज के बारे में और कितना स्पेशल जानते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आपको
पढ़ना ही होगा। 600 ईसा पूर्व, क्या आप ग्रीस वैज्ञानिक थेल्स के बारे में सुने हैं? ग्रीस वैज्ञानिक बच्चों जो थेल्स थे, ग्रीस वैज्ञानिक थेल्स, नाम याद आया? जी गुरुजी हमने एनसीईआरटी बुक पढ़ी। कुछ बच्चे कहेंगे हमने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी सर, हम नहीं जानते। तो ध्यान से सुनो, 600 ईसा पूर्व मतलब बच्चों समझ रहे हो, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने बच्चों बाल्टिक सागर एक पड़ता है, ठीक है, एक बाल्टिक सागर पड़ता है, और बाल्टिक सागर में सुनो ध्यान से क्या कहानी है, कहानी सुना रहा हूं, कहानी को ध्यान से सुनो। बाल्टिक सागर के किनारों पर उन्होंने एक पदार्थ पाया जिसका नाम उन्होंने दिया अंबर। उन्होंने क्या नाम दिया? अंबर। एक बाल्टिक सागर के किनारे एक पदार्थ पाया बच्चों जिसका नाम दिया अंबर, और इस अंबर को जब रेशम से रगड़ा, इस अंबर को जब बच्चों रेशम से रगड़ा ना, रेशम के साथ रगड़ा, तो रेशम हल्की वस्तुओं को जैसे कागज को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो थेल्स जो वैज्ञानिक थे ना, साइंटिस्ट, उन्होंने कहा भैया ये अंबर है। आवेश को पहले अंबर नाम से जाना जाता था, वही अंबर प्यारे बच्चों चल करके बाद में क्या नाम दिया गया? आवेश नाम दिया गया, चार्ज नाम दिया गया, लेकिन पहले बच्चों उसका नाम अंबर था जिसे थेल्स वैज्ञानिक ने नाम दिया था। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसी रिसर्च बहुत वर्षों तक चली रही, कोई समझा ही नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में होता क्या है, किसी को जानने की पड़ी ही नहीं थी। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और यूं ही समय निकलता गया। लेकिन फिर आया समय बच्चों 1600 ईस्वी का। सोचो लगभग 1000 से 2000 वर्ष बाद, 2000 मतलब 1000 1500 वर्ष बाद, 1500 वर्ष बाद ये समय आया कि बच्चों 1600 ईस्वी में, कब मैं चर्चा कर रहा हूं? 1600 ईस्वी में बच्चों, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के? इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट। बस 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट, किनका नाम लिया बच्चों? इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन बच्चों? गिलबर्ट। ध्यान से सुनना, गिलबर्ट। अच्छा अपने यहां के वैज्ञानिक होते बढ़िया पिंटू, है ना, वो बढ़िया पिंटू नाम होता तो याद रहता है पिंटू थे, उन्होंने वैद्युत आवेश की खोज की थी, ऐसा बता देते। लेकिन गिलबर्ट इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कठिन नाम हो जाते हैं ना तो याद करने में दिक्कत होती है। वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये याद नहीं करना बच्चों, बस मैं आपको जोड़ रहा हूं। चार्ज से पहले सीधे आवेश की परिभाषा पढ़े होगे, मैं 10 मिनट बाद आवेश की परिभाषा पर ही आऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं जोड़ना चाहता हूं कि साइंस की रिसर्च कैसे कैसे आगे बढ़ती है, इस बात पर ध्यान दो। और 11th में भी मैंने आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया है, जो बच्चे पुराने हैं जानते होंगे कि चाहे वो आपको ग्रेविटेशन हो, कैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, वो कॉमेट कैसे सन के पीछे गया और फिर लौट करके आया, तब न्यूटन सर ने कहा कि हो ना हो ये सूर्य के ग्रेविटेशन कोई ना कोई आकर्षण बल है जो उसे खींच रहा है, और उसे नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण। तो इस पूरी रिसर्च को मैंने आप सभी के सामने रखा था। कोई भी रिसर्च रही हो उसको बेस से आपको समझाने की कोशिश किया है, वैसे ही बच्चों यहां पर भी मैं आपको बेस से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हमेशा बेस पकड़ना, साइंटिस्ट की बातों को पकड़ना, तब आपको देखना फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट थे। इन्होंने बच्चों क्या किया? इन्होंने आवेश जो है उसके बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन यही अंबर जो था ना, इन्होंने कांच की छड़ वगैरह लिया और रगड़ करके देखा। इन्होंने कांच तथा रेशम की छड़ें ली, कांच की छड़ से कांच तथा एबोनाइट, कांच तथा एबोनाइट, या बच्चों उसे ही आबनूस बोलते हैं, ठीक है, एबोनाइट, कांच तथा एबोनाइट, या बच्चों इसे ही क्या बोलते हैं? आबनूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबनूस। इसकी छड़ को रेशम से रगड़ा तो वो आवेशित होती थी। तो गिलबर्ट सर ने नाम दिया बच्चों, क्या? गिलबर्ट ने नाम दिया आवेश। इन्होंने नाम दिया उसे, उस अंबर वाली चीज को जिसे हम अंबर बोलते थे, उसे इन्होंने आवेश नाम दिया। लेकिन यूं ही समय बीतता गया, यूं ही समय बीतता रहा बच्चों, यूं ही समय बीतता रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ऐसा समय आया, कब? इससे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इसके बाद आए 1752 ईस्वी में बच्चों, कौन? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम ध्यान से सुनना इनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, नाम ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपको काम देंगे आगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन।
बच्चों ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूर्णतः आवेश की खोज की। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की? तो आवेश की खोज की। ने आवेश के प्रकार बताए, आवेश के प्रकार बताए। और कैसे खोज की, तो ध्यान से सुनेंगे। अब इनकी कहानी सुन लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने देखा अपने नेचर में जब बादलों की कड़कड़ाहट हो रही थी तो कोई एक ऐसी आकाशीय बिजली आती है, कड़कती है, मकानों पर गिरती है तो मकान ढह जाते हैं, इंसानों पर गिरती है तो इंसान की जान चली जाती है, पेड़ पर गिरते हैं तो पेड़ कटकर गिर जाते हैं। तो ऐसी वो कौन सी पावर है उस आकाशीय बिजली में? मैंने क्या कहा? साइंस, विज्ञान सिर्फ इन प्रकृति में छिपे रहस्यों को पता कर सकती है, जन्म नहीं देती है, वो पहले से विद्यमान है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने देखा आकाशीय बिजली कड़क करके गिरती है, तर 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 तर। आखिर इसमें क्या है इतनी पावर? इसको खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, बच्चों इसी के नाम पर आवेश का मात्रक है, इसलिए ध्यान से सुनना, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है। और ये जब आकाशीय बिजली चमक रही थी तो लेकर के पतंग निकल पड़े। सोचो, हवा और तूफान खूब साए साए चल रहा है और उसके बीच में ये पतंग लेकर के आ गए महोदय। अजीब इंसान है, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहते, इसे ही कहते हैं वैज्ञानिक। बच्चों पतंग लेकर के आए और तूफान चल रहा है और उसमें पतंग को उड़ाया। वो पतंग कुछ खास थी। कैसी खास थी? रेशम के धागे से ऐसे वायर से बंधी हुई थी और ऊपर एक ऐसी चालक छड़ लगा हुआ था, या कह लो चालक वाली चाबी लगी हुई थी कि जो मतलब चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। उसको लगा करके उन्होंने आकाश में उड़ा दिया। अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग नहीं थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर की पतंग थी। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जब बच्चों आकाशीय बिजली चमकी तर 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 तर, वैसे ही बच्चों वो पतंग से जब वो चाबी लगी हुई है उसमें, और जैसे ही वो टकराई तो बच्चों यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पतंग उड़ा रहे थे उनको झटका लगा। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? उनको झटका लगा। लेकिन बच्चों इस रिसर्च के पीछे भी कई लोगों ने मत उठाए कि अगर ऐसा होता, वो चालक क्षण उनको करंट लगता, वो वहां पर शायद उनकी डेथ हो सकती थी। लेकिन बच्चों वैज्ञानिकों के मत थे कि अगर ऐसा वो पतंग उड़ाते तो भाई ये हो सकता था, लेकिन वो आखिर कैसे जिंदा रहे? तो इस बात पर सवाल उठे। लेकिन बच्चों उनकी रिसर्च काम आई, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने फिर उसका नाम दिया वैद्युत आवेश। उन्होंने क्या नाम दिया? वैद्युत आवेश बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे ही नाम दिया। तो बच्चों ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर। उन्होंने उस भौतिक राशि को, जो भौतिक राशि पतंग से चल करके उनके हाथों पे झटका दे रही थी, उसका नाम दिया बच्चों वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या फील आया? क्या आपको यह समझ में आया कि वास्तव में नेचर में जो चार्ज पाया जाता है वो है क्या? उसको प्रकृति में हम पहले कहां देखे? इस बात से आज खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जिंदगी में ये बात अब हजम होगी कि नहीं होगी कि नेचर में ही वो साइंस के सारी चीजें छिपी हुई हैं, हम बस उसका रिसर्च करके बस उसको नाम देते हैं, नाम देते हैं। यस और नो? बताइए, समझ में आया भाई? हाँ, विद्युत आवेश, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों ये हिस्ट्री थी, थोड़ा सा इतिहास से मैंने जोड़ने का आप लोगों को काम किया कि आप ये समझें कि वास्तव में रिसर्च ऐसे नहीं बढ़ती जैसे आप सोचते हो कि वैज्ञानिक ऐसे वैसे। सब चीजें आपके आसपास है और जुड़ी चीजें होती है। तो आवेश के प्रकार, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने आवेश के प्रकार भी बताए और इस प्रकार रिसर्च चली 1752 ईस्वी में। और इन्होंने आवेश के प्रकार पतंग कहां पर उड़ाया? तूफान में उड़ाया, है ना, तूफान में उड़ाया। तो खैर बहुत सारे मत है आगे। क्या ये हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पढ़ करके मजा आया? आई होप आपको मजा आया होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम वैद्युत आवेश की पर्टिकुलर चर्चा करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत आवेश था क्या, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने देखा? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या थी? आइए सुनते हैं। सुनेंगे कि सर लिखेंगे? हाँ छापो सुल्तान, अब आप अपने पेन और कॉपी उठा लो और अपनी लेखनी से इस
महान इतिहास को अपनी कॉपी में छापना शुरू कर देना, नहीं बहुत कुटोगे हमसे, पीटोगे नहीं कुटोगे, कूटना अलग होता है पीटना अलग होता है मेरे आधार पर। वैद्युत आवेश बच्चों है क्या? सिंपल सी परिभाषा ये है, किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान से सुनेंगे और परिभाषा अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब देखो इसको परिभाषित कर रहे हैं आवेश को, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व तथा चुंबकीय, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा बच्चों ये ध्यान रखना, केवल विद्युत प्रभाव नहीं, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या उसका अनुभव करता है, या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। लिख लो अपनी कॉपी में, इससे सरल और सटीक परिभाषा नहीं मिलेगी। वैद्युत आवेश कहलाता है। हाँ बच्चों, ये पाया गया। अच्छा, चुंबकीय प्रभाव सर उनको क्या पता था? क्या चुंबकीय प्रभाव बेंजामिन फ्रैंकलिन सर को पता था? तो इसका जवाब है नहीं बच्चों, उन्हें नहीं पता था। लेकिन बाद में ऑस्टर्ड सर के प्रयोगों से जो चीजें पता चली, तो ओवरऑल हम वैद्युत आवेश की परिभाषा ये बनाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। बच्चों नोट किए आप अपनी कॉपी में? बच्चों जो चार्ज है ना, आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, ठीक वैसे ही अच्छा जितने भी बच्चे आए हो भाई, जितने भी लोग हो, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? साथ ही साथ क्या आपने आज की इस वीडियो को लाइक किया कि नहीं? मेरा मनोबल सर आपने फिर बोला पढ़ाते हुए। बच्चों मैं देखता हूं जब ना कि संख्या इतनी देख रही है और लाइक थोड़े कम है, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को क्या क्लास पसंद नहीं आ रही, मेरा मोटिवेशन डाउन होता है। सत्य बात यही है, हृदय से मैं मतलब डिमोटिवेट हो जाता हूं, और इस बात में आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो फिर अच्छा लगता है। तो इसलिए लाइक जरूर करेंगे मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। वैद्युत आवेश बच्चों कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि ये जैसे किसी भी पदार्थ में अगर द्रव्यमान है, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पर नोट पॉइंट पे, अब ये चीजें हो गई। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है, परिभाषा इतनी ही है। ठीक है, परिभाषा इतनी ही है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत कि वास्तव में, है ना, इसका मात्रक क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, वो सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश का मात्रक बच्चों, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है। वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक बच्चों, वैद्युत आवेश को मापने का जो यंत्र होता है ना, उसे कूलाम कहते हैं, कूलाम ही कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, कूलाम सर ने वैद्युत बल का नियम दिया और उन्हीं के नाम पर वैद्युत आवेश का मात्रक बनाया गया, उन्हीं के नाम पर। ठीक है, तो कूलाम, कूलाम को लिखते बच्चों कैसे हैं? सी, इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह होता है। कूलाम को कैसे लिखते हैं? तो ये प्रतीक चिन्ह है सी, कूलाम से। बच्चों अगर वैद्युत आवेश, आवेश को कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल क्यू से लिखते हैं या स्मॉल क्यू से लिखते हैं, ये याद रख लें, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ये बच्चों वैद्युत आवेश को रिप्रेजेंट करने का प्रतीक चिन्ह होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। हमने इसके ढेर सारे सूत्र पढ़े होंगे हाई स्कूल में, है ना, तो उसी आधार पर क्या और मात्रक हम बता सकते हैं। कूलाम तो होता है, ठीक है। क्या आप Q बराबर बच्चों IT से, Q बराबर IT से एम्पियर इंटू सेकेंड बता सकते हो, है ना? क्या आप ये भी मात्रक बता सकते हो? अन्य मात्रक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अन्य मात्रक, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव फंसता है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। अन्य मात्रक जो होंगे बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। जिन बच्चों को एग्जाम पैटर्न, सिलेबस नहीं पता है, मैंने एक बच्चों लेक्चर इसके पहले लिया था, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझाया था, ध्यान से देख लेंगे। बच्चों अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्थिर वैद्युतिकी। ध्यान से सुन लो,
स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है बच्चों यहां पर जो आवेश होगा वो रुका हुआ होगा। आवेश कैसा होगा? रुका हुआ। आवेश किसमें होगा? रेस्ट में होगा। आवेश किसमें होगा? विराम में होगा। आवेश विराम में, मतलब किसमें बच्चों? रेस्ट में। ये मैं ऐसे नोट पॉइंट करने के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ आप समझ जाओ इस वजह से, ठीक है। आवेश की जितनी भी चर्चा होगी वो हम ये मान के करेंगे कि आवेश रुका हुआ है, दौड़ भाग नहीं रहा, इसलिए इसे स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर आवेश विराम में होता है। बच्चों इसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों वो दूसरा चैप्टर हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे। समझ में आया क्या इतना? बच्चों अन्य मात्रकों में हम देखें ना तो सीजीएस मात्रक, ये तो हो गया इसका एमकेएस मात्रक। अगर बाबू हम सीजीएस मात्रक की बात करें ना, सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक इसका जो आवेश का होता है वो होता है स्थैत कूलाम। ध्यान से सुन ले, लिख ले, स्थैत कूलाम, या बच्चों इसे ही स्थिर वैद्युत इकाई ESU बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आप नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान से सुनोगे, मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, लिख लेंगे। और या इसे ही बच्चों हम सीजीएस मात्रक, अभी मैंने बताया कि फ्रैंकलिन सर के नाम पर इसे लिखा जाता है, फ्रैंकलिन। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि एक कूलाम में कितने स्थिर वैद्युत कूलाम? तो ध्यान से लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में कि एक कूलाम बराबर बच्चों जो होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम बोलो या फ्रैंकलिन बोलो, बात वही है। स्थैत कूलाम, या बच्चों यही हम बोलते हैं, अगर सिंबल के रूप में लिखें तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹, सांकेतिक भाषा में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत इकाई। सर इतना डिटेल में काहे जा रहे हैं? अरे भैया ये बेसिक है भैया, बहुत सारे बच्चों को ये चीज जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों जब ऑब्जेक्टिव में लिखी होती ना ऐसी भाषा कि स्थिर वैद्युत इकाई में कितने कूलाम, अरे भैया ये कहा है सर, हम इंग्लिश में बहुत अच्छे समझ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बट हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर दिक्कत आती है। स्थैत कूलाम लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन चीजों के लिए बच्चों ये चीज जानना जरूरी है। सीजीएस मात्रक ये होता है। अगर बच्चों आवेश के हम बड़े मात्रक की बात करें ना, अगर आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इधर लिख रहा हूं नोट पॉइंट में, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? ध्यान देंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है ना? तो बच्चों वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे, जो कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये बच्चों होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे जो मतलब फैराडे जो होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक अगर कभी पूछ ले आपसे कोई तो फैराडे बताओगे, जिसका मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। बच्चों ये रहा आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाती हैं और जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। मेरे दोस्त, आपको क्या कोई दिक्कत है? अगर इतनी बताई गई बातों में कोई समस्या आई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे भैया बताओगे प्रभु, यह अदिश राशि होती है। भाई बहुत बढ़िया बात बोली है आपने, और मैंने इस बात को नहीं लिखा है, मैं कहां पर लिख दूं? हैं तुम मेरे जिगर के टुकड़े निकले यार, तुमने ये बात तो बताई, कम से कम मैं भूल रहा था। यह एक बच्चों अदिश राशि होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है, यह अदिश राशि होती है। देखो मैं नोट पॉइंट भाई बोर्ड है, मैं चाहता हूं कि इसमें आवेश से संबंधित प्रमुख बातें आ जाएं, इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं, यह अदिश राशि होती है। और कोई बात आपके दिमाग में आ रही हो तो बताइए, और कोई बात आपके दिमाग में आ रही हो तो फिर से बताइए भाई, मैं उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा।
400 स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं। सपोर्ट करने वाले वहां लड़ झगड़ रहे हैं ना। बताइए भाई, इतना हो गया ना। चलो बच्चों, अब आवेश के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, आवेश के प्रकार की बात करते हैं। आप प्यारे बच्चों, आप किस प्यारे से बैच से जुड़े हो? वरदान बैच से जुड़े हो। क्या पढ़ रहे हो? क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल। किससे पढ़ रहे हो? आप अपने आनंद सर से पढ़ रहे हैं। खुशी मिलती है इस बात से। जी गुरुजी, एकदम। बच्चों अब आगे बात करेंगे आवेश के प्रकार से। क्या बात करेंगे? आवेश के प्रकार। ठीक है, अच्छा ये समझ गए ना कि आवेश जो होता है वो मतलब पदार्थ का गुण है। जैसे द्रव्यमान वैसे आवेश। ठीक है, आवेश के प्रकार से संबंधित अब बात करेंगे। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार तो लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज भाई लिखिए अपनी कॉपी में। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज लिखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोग किए, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, मेरे पास समय कम है ना। बच्चों देखो हुआ ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर के प्रयोग के आधार पर मैं बता रहा हूं। इन्होंने एक छड़ ली, एक छड़ ली बच्चों किसकी? कांच की। और एक छड़ ली बाबू, एक छड़ ली इन्होंने आबनूस उसकी एबोनाइट की। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूं, पहले तो कांच की ही छड़ है। दोनों क्या हैं? कांच की छड़ ही हैं। दोनों जो हैं वो कांच की छड़ ही हैं। ठीक है, और फिर बच्चों क्या हुआ? ध्यान से सुनते जाएंगे, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई मेरे। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आप कहोगे मैं ना मानूं, ये हो नहीं सकता। नहीं ये हो नहीं सकता, तुम्हें फिजिक्स ना आए, ऐसा होने से पहले। आगे समझ गए होगे? आए, ऐसा करना नहीं चाहोगे तुम। ठीक है, हाँ भाई। ये सर क्या बना रहे हैं? अरे रुकिए भैया, ये क्या बना रहे हैं सर? ये हम बना रहे हैं गोलू के खिलौने। ये किसके खिलौने हैं? ये गोलू के खिलौने हैं। बच्चों हमने क्या किया? हमने क्या किया? दो कांच की छड़ें ली। क्या ली? दो कांच की छड़ें ली। क्या है ये है कांच की छड़। गोलुआ आया, गोलुआ मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर आए और कांच को किससे रगड़े? रेशम से कपड़े से, रेशम से रगड़ना। ठीक है, जब उन्होंने रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और इसमें धनावेश आ गया। और इन दोनों में धनावेश, दो कांच की छड़ें ली, उनको रेशम के कपड़े ने रगड़ दिया। तो कहां भाई मेरी छड़, पता नहीं क्या हो गई, स्टील की रॉड। ऐसे ऐसे करके उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों में बच्चों क्या आया? धनावेश। अरे सर पहले ही धनावेश कैसे आ गया? ये कैसे उन्होंने जान लिया बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने? लेकिन पहले मैं बताता हूं, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया जो उन्हें पता नहीं चला। फिलहाल दोनों में क्या हो रहा था? यहां पर बच्चों हो रहा था प्रतिकर्षण। क्या देखा कि इन्होंने देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने, कि ये छड़ें दूर दूर जा रही हैं, एक दूसरे से रगड़ करके कपड़े में। ध्यान से सुनो, फिर से फील करना भाई, फील करना। दो छड़ें ली और रेशम के कपड़े पहने हुए हो ना, रगड़े ऐसे ऐसे। ठीक है, रगड़े, और फिर उन दो छड़ों को पास पास ला रहे तो दूर भाग रही हैं। दूर भाग रही मतलब उसे शब्द देते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या लिया? एबोनाइट की छड़ें ली। ये कौन सी छड़ें हैं? तो ये हैं बच्चों एबोनाइट की छड़ें, या बच्चों इसे हम आबनूस की छड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख दूं क्या? एबोनाइट की छड़, इंग्लिश वाला शब्द एबोनाइट की ये छड़ें हैं। और एबोनाइट की छड़ों को बच्चों जब इन्होंने किससे रगड़ा?
इन्होंने एबोनाइट की छड़ को बच्चों बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल म्याऊं म्याऊं करते हुए जा रही होगी बिल्ली, बिल्ली को रोका और बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बिल्ली की खाल से रगड़ा। ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्ली की खाल खरीद ली होगी। तुम लोग तो आज भी इमेजिन करने लगते हो। मैंने कहा कि फिजिक्स को फील करना, इमेजिन करके पढ़ना, तो आप लोग बिल्ली को पकड़ा होगा, फिर म्याऊं म्याऊं करके भाग रही होगी, कैसे पकड़ा होगा तो आप लोग पता लगे प्रयोग करना पड़ जाए कि बिल्ली की खाल से रगड़ना है। तो इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि मार्केट में मिल सकती है कहीं, है ना। लेकिन नहीं सर, हम तो अपने घर की बिल्ली पकड़ेंगे जो आती है, बहुत परेशान करके रखती है, उसी को पकड़ेंगे। तो बिल्ली की खाल को रगड़ा। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, कुछ दूसरा चीज देखने को मिला भाई। यहां पर कोई कुछ ना कुछ घटना घटित हुई और ये भी छड़ें प्रतिकर्षित कर रही थी। ये भी छड़ें बच्चों, खास बात ये है कि ये भी छड़ें प्रतिकर्षित कर रही थी, प्रतिकर्षण था इन छड़ों में भी। अब भाई ये भी छड़ प्रतिकर्षित कर रही है, ये भी छड़ें प्रतिकर्षित कर रही हैं। इन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने एक कांच की ली और इस बार एक एबोनाइट की ली और इन दोनों को ला करके पास पास में रख दिया यहां पर। अब यहां पर बच्चों क्या हुआ, एक था पॉजिटिव, कांच की छड़ थी पॉजिटिव और बच्चों ये निगेटिव था। हुआ ये कि इन दोनों के बीच होने लगा आकर्षण, इन दोनों के बीच होने लगा आकर्षण, अट्रैक्शन होने लगा, आकर्षण होने लगा। ये दोनों जब छड़ें लाई गई ना पास पास तो एक दूसरे को खींचने लगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर इतनी दूर ही रखे हुए थे, लेकिन छड़ें कह रही थी भाई पास जाने दो, तो वो पास पास आने लगी। आकर्षण इसे बोलते हैं, अट्रैक्शन। अब जब ये होने लगा बच्चों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने कहा हो ना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उन्होंने चार्ज के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ी और फिर उन्होंने रिसर्च किया कि भाई चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का रूप है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन दरअसल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं और इस बात को उन्होंने समझा और जानकारी दी कि भैया इलेक्ट्रॉन या तो किसी दूसरी वस्तु में जाता है या इलेक्ट्रॉन आता है। बात यही होती, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएंगे या तो चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रेशम को रगड़ा कपड़े से, इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तब ये धनावेशित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, तो ये धनावेशित हो गया। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जाएंगे तो बच्चों ये बताओ रेशम के कपड़े का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। और इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये धनावेशित हो गई और इसमें क्या हो गया, द्रव्यमान की कमी हो गई। आइए आगे समझाएंगे। तो बच्चों ये हुआ, इस आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने कहा आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या बताया उन्होंने, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इस प्रयोग से स्पष्ट किया आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्त कौन से वो, तो पहला होता है बच्चों धनावेश। क्या होता है, धनावेश, धनावेश जो कि हम प्लस क्यू से लिख सकते हैं। और दूसरा बच्चों होता है ऋणावेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। इसे बच्चों हम माइनस क्यू से लिख सकते हैं। समझ में आया, बताइए भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। पॉजिटिव एंड निगेटिव, बिल्कुल भाई, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये होता है बच्चों निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है बाबू, समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, इस आधार पर बताया इन्होंने। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज की डिफिनीशन हो गई, चार्ज कितने प्रकार का होता है ये हो गया, चार्ज कैसे आया ये हो गया, रिसर्च कैसे आगे बढ़ी ये हो गया। अब बात आती है कि चार्ज में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसमें गुण हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अरे सर अब मतलब आप हमें जान जाओ तो आपको क्वालिटी के बारे में नहीं जानेंगे कि शैतान हो कि पढ़ने लिखने में कैसे हो। मान लो हमारे सामने आप आ गए, है ना, आप हमारे सामने हो, अब हम कैसे पहचानेंगे, आपकी आदतों को कैसे पहचानेंगे, जब रेगुलर क्लास करने आओगे तब तो ना जानेंगे, है ना, कि कैसे हो। वैसे बच्चों आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के क्या पढ़ेंगे बच्चों, गुण पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तुम्हारी निगाहें कहां हैं मेरे दोस्त, मेरी बहन, आए तुम कहां देख रही हो? कोई खाना वाना नहीं खाना है बिना क्लास के पहले। अभी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर उसके बाद आप खाना वाना खाना भूल जाओ आप कुछ दिन, अभी समय है पढ़ने का। बच्चों वैद्युत आवेश के गुण, पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वैद्युत आवेश लिख सकते हो भाई, लिखना हो तो आपको, मैं मना नहीं करूंगा, गलत नहीं होगा। क्या गुण है इसमें? सबसे पहला तो बच्चों पहला गुण आपको बताते हैं भाई मेरे। पहला गुण ये है, पहला गुण ये है आवेश की निश्चरता। क्या? आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चिरता। ये सर निश्चिरता क्या है? निश्चिरता मतलब निश्चित आवेश है, और वो निश्चिरता मतलब बदलता नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? आवेश की निश्चिरता बच्चों, ये हेडिंग लगाएंगे आप लोग, आवेश की निश्चरता। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दें क्या? इनवेरिएंस ऑफ आवेश की चार्ज। वैद्युत आवेश लिखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लोगे। ये सर मतलब है क्या? आवेश की निश्चरता गुण बता रहे हैं। आप देखो इसके अंदर खूबियां क्या है। जैसे आपके अंदर खूबी ये है कि आप बहुत खाते हो, बहुत सोते हो, बहुत घूमते हो, ये आपके अंदर के गुण हैं। आप गंदे लड़के हो, है ना, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। आप घूमने के लिए कह दिया जाए कभी मना नहीं करते हो, पढ़ने के लिए कहा जाए आपको नींद आने लगती है ना। हाँ, ये चीजें हैं आपके अंदर के गुण हैं। सर आप कैसे यहां से देख के बता दिए? दिव्य दृष्टि है मेरी, चील की निगाह है मेरी। आप हंस रहे हो इन दिनों बहुत ज्यादा, इन दिनों नहीं अभी। आवेश की निश्चरता बच्चों ये होती है कि आवेश जो होता है ना, किसी भी बॉडी में आवेश जो होता है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर द्रव्यमान है तो आवेश है, और आवेश किसी भी वस्तु में अगर है तो वो वस्तु अगर दौड़ भी रही है, मतलब आप अगर दौड़ भी रहे हो, भाग भी रहे हो, और आप जब सो रहे हो तो आपके अंदर का जितना चार्ज है आपके दौड़ते समय भी उतना ही चार्ज रहेगा। बात समझ में आई? आपके अंदर जितना चार्ज है आपके दौड़ते समय भी उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान बदलता है भाई। ये आइंस्टीन सर ने बताया था अपने आपेक्षिकता सिद्धांत में कि वस्तु अगर दौड़ेगी ना तो वो ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा, E बराबर mc²। याद आया दोस्त? वही चीज तो, लेकिन आवेश नहीं बदलेगा, आवेश आपका वही रहेगा। ठीक है सर, आप इधर घूम घूम जाते हो, डांस वांस करते रहते हो, समझ में नहीं आता। तो बच्चों आवेश, आवेश आवेश का या वस्तु के वेग से आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा लिख सकते हैं ना। वस्तु का आवेश, वस्तु में आवेश, सॉरी क्या लिखे, इसका सेंटेंस बनाते हैं, मतलब वेग से प्रभावित नहीं होता है आवेश, है ना। वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश वेग से प्रभावित नहीं होता है, वेग से प्रभावित नहीं होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूंगा बातें और फिर आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों वेग से प्रभावित ना होने का मतलब है क्यू रेस्ट पे जो है ना, क्यू रेस्ट पे, जो क्यू आवेश रेस्ट पर होगा वही आवेश बच्चों वेलोसिटी या मूविंग में होगा। ठीक है, गतिमान अवस्था में, अर्थात बच्चों क्यू जो विरामावस्था में होगा, विरामावस्था में होगा, हिंदी में लिख लो मेरे दोस्त, विरामावस्था में होगा, वही क्यू गतिमान अवस्था में भी होगा।
आवेश का मान बदलता नहीं है, आवेश का मान स्थिर रहता है। यही बच्चों आवेश की निश्चलता है, एक गुण है कि वस्तु का आवेश वेग से प्रभावित नहीं होता है। विरामावस्था में वस्तु में जो आवेश होगा, कोई बॉडी है, ठीक है, ये आप हैं, आप मुस्कुराते हंसते हुए बैठे हो अपनी जगह पर, हाँ आप बैठे हो, आप बैठे हो, दोनों हाथ ऊपर किए हो कि मोबाइल लिए हो? अच्छा मोबाइल लिए हो, ये लो मोबाइल लिए बैठे हो, आए मुस्की छांट रहे हो, मुस्की छांट रहे हो और आप देख के हंस रहे हो, लेकिन आपका जो चार्ज है वो बच्चों हमेशा वही रहेगा जो वेग में दौड़ते समय में रहे। लेकिन नोट पॉइंट में बच्चों एक बात बताता हूं, नोट पॉइंट में ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है, कि द्रव्यमान निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है। वस्तु का ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि द्रव्यमान भी वस्तु का मूलभूत गुण है, मूल गुण है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु के होने को तभी वो संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं, अगर उसमें द्रव्यमान है तभी वस्तु एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो द्रव्यमान ही नहीं है। लेकिन बच्चों जो रेस्ट में मास होगा ना, वही वेग में हो, जब गतिशील होगी वस्तु तो मास होगा नहीं, मास बदल जाता है, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो नोट, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान वेग परिवर्तन के साथ बदल सकता है, परिवर्तनशील है, वेग परिवर्तन से बदलता है, ठीक है, बदलता है। ये कौन से? आपेक्षिकता के सिद्धांत से, विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से हम यहां पर कह सकते हैं m = m0 अपान में √1 माइनस v² अपान में c², v² अपान में c²। ये बच्चों होता है यस और नो। क्या आपने आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत ये पढ़ा था? अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैं सारा कुछ बता रहा हूं यहां पर डिटेल में। बच्चों ये जो m होता है ना, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है। m जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गतिमान वस्तु का ये क्या है? द्रव्यमान है, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है। और वहीं पर ये बच्चों जो m0 है ना, विरामावस्था में द्रव्यमान है, विरामावस्था में द्रव्यमान है, विरामावस्था में द्रव्यमान। ये v क्या है? वस्तु का वेग है, वस्तु जिस वेग से दौड़ रहा है वो है। और बच्चों c क्या है? प्रकाश की चाल है। इसका डेरिवेशन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ये सूत्र कहां से आया सर? इसे आइंस्टीन ने प्रूफ किया था, और आइंस्टीन को इसी समीकरण को प्रूफ करने की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार 1905 में दिया गया था। वो थे आइंस्टीन सर। आइंस्टीन सर द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन उनकी बायोग्राफी मत पढ़ना भूल करके। अगर बायोग्राफी आपको पढ़नी है साइंटिस्ट में, तो मैं चाहूंगा आप निकोला टेस्ला सर की पढ़ो, न्यूटन सर की पढ़ो, फैराडे सर की पढ़ो, ऐसे लोग की पढ़ो, आइंस्टीन सर की नहीं पढ़ना। हालांकि आईक्यू लेवल उनका अधिक था, बट न्यूटन से कम था आईक्यू लेवल, जैसा कि मैंने पढ़ा और जाना। लेकिन नहीं पढ़ना सर। क्यों नहीं पढ़ना? देखो पहली बात तो कुछ बहुत तो ओपन माइंडेड हो गए, बताएंगे कभी। पहले बताओ समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? ये कौन है सर? ये गोलू है, ये आपका गोलू है, ठीक है। ये दौड़ेगा तब भी चार्ज इसके पास वही रहेगा, बैठा है तब भी चार्ज वही है, लेकिन द्रव्यमान बदलता है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। बच्चों आगे बढ़े। पहली प्रॉपर्टी वस्तु के मूलभूत गुण में। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है, ठीक है, और स्लाइड है ना मेरे पास? हाँ बिल्कुल है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऐसे बोल लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
आवेश का संरक्षण, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेश का संरक्षण सर क्या होता है, मतलब समझ नहीं आया मुझे, बात कुछ समझ न आई, ये क्या परिभाषा आई। समझिएगा कि आवेश को बच्चों ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो उत्पन्न किया, जब रगड़ा तभी तो उसमें चार्ज आया, ये कैसे हुआ? तो मैं बता दूं भाई, ये गलत हुआ। आवेश को ना तो उत्पन्न किया गया, ना तो नष्ट किया गया, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया गया है। रेशम से इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए? रेशम की छड़ पे, तो वो आवेशित हो गया। कौन? कांच। तो ना ही नष्ट किया जा सकता है इसे, बस इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे कि आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, एक चीज जान लो, अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी वस्तु है, वस्तु, ठीक है, वस्तु है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन क्या जाए? बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बाहर गए, किसी भी वस्तु के संपर्क में रखा गया तो इलेक्ट्रॉन क्या गए? बाहर हो गए। तो बच्चों ये वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। ये वस्तु क्या फिर कही जाएगी? ये धनावेशित होगी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो ये वस्तु धनावेशित होगी, और ये वस्तु धनावेशित हो गई क्योंकि इससे क्या चले गए हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। वस्तु धनावेशित हो गई तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान घटेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो बच्चों होता है वो होता है Em बराबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। अगर बच्चों मैं कहूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितने लोग जानते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितने लोग जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों E बराबर होता है -1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलम। ठीक है, यही प्रोटॉन पर आवेश होता है जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश अगर पूछा जाए, प्रोटॉन पर आवेश, तो बच्चों सेम माना जाता है, समान होता है। E बराबर, ये Ep है, ये EE है इलेक्ट्रॉन पर। Ep बच्चों वो प्लस धनावेशित होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। लेकिन आवेश का कभी, प्रोटॉन का कभी स्थानांतरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। बच्चों यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या विशिष्ट आवेश का नाम कभी आपने सुना है? विशिष्ट आवेश जैसा शब्द आपने सुना है? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक, ओहो यहीं पर लिख देता हूं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कहीं पर बताया गया आपको? हाँ, क्या विशिष्ट आवेश के बारे में बताया गया? तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। मतलब बच्चों जो विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश जो होता है, विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है EQ बटे EM। EQ मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 को भाग देंगे 9.1 गुणे 10 की घात -31। इसको आप बच्चों भाग देंगे तो कूलाम प्रति किलोग्राम जितना मान आएगा वो बच्चों विशिष्ट आवेश का होगा। किसका होगा? विशिष्ट आवेश का होगा। क्या आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये बात समझे। ये तो समझ गए ना, द्रव्यमान घटेगा। अच्छा, किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान आए, ध्यान से सुनोगे, अगर बच्चों ये वस्तु है और इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन भेजे जाएं, क्या हो? इलेक्ट्रॉन अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, ऐसा बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भीतर है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन अगर भीतर बच्चों प्रवेश किए जाएं तो ये क्या हो जाएगी? वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित वस्तु कहेंगे, ऋणावेशित। और जब वस्तु ऋणावेशित होगी तो इसमें क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। याद रखोगे, द्रव्यमान बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई, क्योंकि बच्चों समय भी हो रहा है, अभी तो 5-7 मिनट बस और लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ गए? आगे बच्चों मैं बताना चाहूंगा बस आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ये बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी थी? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो मैं बता रहा हूं। ये बच्चों आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुन ले, बस आपको मैं विदाई दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु में अगर आवेश है ना, अगर मैं कहूं इस बॉडी में आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। फिर से सुनो, ये एक वस्तु है मेरे पास, एक वस्तु ये है, इन दोनों को मैंने रगड़ा, ये लो रगड़ रहे हैं। तो बच्चों एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जा रहे होंगे, बिल्कुल सर आ जा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आधा नहीं, मतलब E/2, E/3 है ना, 2E/5 ऐसा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। हमेशा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जितने आवेश उपस्थित भी होगा तो वो भी या तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2000 इलेक्ट्रॉन होंगे। कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस वस्तु में 2/5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा। तो यही बच्चों होता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी आवेशित वस्तु में, किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूल आवेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज
होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं बच्चों। क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश होगा, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में अगर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी, उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी बच्चों, वो क्या होगी, उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वो होगी Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू क्या होगी, एन ई। इस बात को नोट कर लोगे, Q बराबर एन ई, जहां बच्चों n बराबर क्या होगा, जहां n बराबर जो होगा, n बराबर प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 कामा प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यही होता है आवेश का क्वांटीकरण, जहां E क्या है तथा E बराबर ये क्या है, ये है मूल आवेश। इसे क्या बोला जाता है, मूल आवेश। और मूल आवेश का मान मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है बच्चों मूल आवेश। अर्थात हम कभी भी नहीं कहेंगे कि किसी वस्तु में आवेश, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी वस्तु में आवेश क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है प्लस 2/3 कूलाम कामा 3/5 कूलाम, क्या ये हो सकता है? तो इसका जवाब है बच्चों नहीं। कभी भिन्नात्मक रूप में आवेश नहीं होता, भिन्नात्मक आवेश नहीं होता, भिन्नात्मक आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता। अरे सर मैंने रिसर्च में पढ़ा है। कौन ने रिसर्च में पढ़ा है? आइए बता देता हूं बच्चों, नोट पॉइंट में ध्यान देंगे। नोट पॉइंट में रिसर्च के अनुसार, आगे रिसर्च में जब पता चला बच्चों, मूल आप लोग किसी भी परमाणु में मूल आवेश क्या मानते हो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं। तो जो बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो भी क्वार्ट्ज से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर के बने होते हैं? क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे कण हैं, ये भी पाए जाते हैं परमाणु के भीतर। तो अभी रिसर्च तो बहुत सारी चल रही है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, मेशान पाए जाते हैं, सब कहां पाए जाते हैं? प्रोटॉन, परमाणु के भीतर ही पाए जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये। लेकिन बच्चों क्वार्ट्ज भी पाए जाते हैं। तो ध्यान दे, याद रखना, मैं यहां पर नोट पॉइंट में इसीलिए लिख रहा हूं कि परमाणु के भीतर क्वार्ट्ज में आवेश, परमाणु के भीतर क्वार्ट्ज में उपस्थित आवेश, क्वार्ट्ज में उपस्थित आवेश भिन्नात्मक होता है। उपस्थित आवेश भिन्नात्मक होता है, उपस्थित आवेश। लेकिन बच्चों क्वार्ट्ज कभी ट्रांसफर नहीं होते, वो एक वस्तु में रहते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आवेश जाएगा तो 2, 4, 5 ही जाएंगे, कभी भी गणना ऐसे नहीं की जाएगी। उपस्थित आवेश भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक होता है। क्वार्ट्ज कितने प्रकार के होते हैं तो मैं ये बता दे रहा हूं। क्वार्ट्ज जो बच्चों होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। डाउन, अप, टॉप, बॉटम, गेज, ऐसे प्रकार के बच्चों 6 प्रकार के टोटल क्वार्ट्ज होते हैं। क्वार्ट्ज से मिलकर के ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं। बच्चों अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 2 अप और 1 डाउन क्वार्ट्ज मिलकर के ही न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इसीलिए बच्चों मतलब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की, तो बच्चों होता यह है कि प्लस 2/3 एक अप क्वार्ट्ज हो गया और 2 डाउन होते हैं, -1/3 -1/3, ये जुड़ करके बच्चों क्या बना दिए? अगर जोड़ा जाएगा तो ये 0 आएगा। इसीलिए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं माना जाता। लेकिन जब बच्चों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एक द्रव्यमान मात्रक जो होता है वो भी 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है।
तो द्रव्यमान है तो भाई चार्ज क्यों नहीं? चार्ज होता है मेरे दोस्त, चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज जीरो क्यों हुआ? क्योंकि 3 क्वार्ट्स मिल करके उसे बनाए हैं, 2 डाउन 2 अप, ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हूं, मतलब सही चीजें एकदम वो नहीं है कि 2 डाउन है कि 1 अप है, ऐसा कुछ है। तो बच्चों लेकिन +2/3 -1/3 -1/3 जोड़े जाएंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, प्रोटॉन पे पॉजिटिव में, लेकिन बच्चों वास्तव में न्यूट्रॉन में भी आवेश होता है, लेकिन वो जुड़ करके 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन। लेकिन उससे पहले अगर ये Q बराबर NE से रिलेटेड जो बच्चों सवाल हैं वो आते हैं, प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है बच्चों? बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि एक सुनो, एक सवाल मैं दे रहा हूं 7N14 में उपस्थित क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन बताएगा? तो वह बताएंगे कि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आवेश बताइए, तथा आवेश बताइए। ध्यान से सुनेंगे, तथा आवेश बताइए। कितने लोग इसको बता सकते हैं बच्चों? 7N14, ध्यान से सुनेंगे। 7N14 मतलब बच्चों नाइट्रोजन। ये क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? आज जान लो। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या। और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। याद रखना, ये नहीं कि केवल आप ये जानो कि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती, नहीं। इसे बच्चों किससे डिनोट करते हैं? Z से। और जो ये 14 जो दिया गया, ये क्या है बच्चों? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? मास नंबर। मास नंबर द्रव्यमान संख्या किसके बराबर? तो याद रखोगे, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। बोलो हाँ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जितनी प्रोटॉनों की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बच्चों कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 7। तो आवेश कितना हुआ? इस नाइट्रोजन के तत्व में आवेश कितना हुआ? कहेंगे Q बराबर Ne से। तो Q बराबर बच्चों N की वैल्यू कितनी? 7। E आवेश कितना होता है? E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की घात -19। 16 सत्ते 112 होता है, तो बच्चों 11.2 × 10 की घात -19 कूलाम। बच्चों ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्या ऐसा प्रश्न अगर आपके पास आए तो आप लगा लोगे? बोलो, क्या आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आप हल कर पाओगे? एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ओ भाई, है चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ नीचे। हाँ चलो ऐसे ही देख लो। इसमें एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, आप लोग कल मुझे बताओगे। क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न इस प्रकार से है। एक वस्तु को एक कूलाम ऋण आवेश देने पर, एक कूलाम ऋण आवेश दिया जाता है, ऋण आवेश दिया जाता है। ध्यान से सुने, एक वस्तु को 1 कूलाम ऋण आवेश दिया जाता है। वस्तु में उपस्थित, वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की, वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हुई, अधिकता या
कमी हुई, बताओ। अब कहोगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी तो होगी नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं ऑलरेडी। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर इस सवाल को ऐसे लगाएंगे, हल करते समय ध्यान रखेंगे दिया क्या है। दिया है बच्चों आपको कि ये वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है और भी इस वस्तु में हम क्या दे रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आवेश कितना दिया जा रहा है? आवेश हम कितना दे रहे हैं? 1 कूलाम करंट आवेश। तो आवेश Q बराबर दिया गया बच्चों 1 कूलाम मान दिया गया। हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या बच्चों अधिकता हुई। तो इलेक्ट्रॉन E बराबर E कह रहे हैं N बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सूत्र कौन सा लगाओगे बाबू? सूत्र आप यहां पर अप्लाई करोगे Q बराबर NE से। तो N बराबर Q अपान में E, इसको हल करोगे Q 1 है और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हल करोगे तो N का मान बच्चों जो भी आए वो संख्या है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। वैसे भी Q आवेश एक ही दिया गया ना, Q की वैल्यू 1 कूलाम। हल करना, मुझे कल इसका आंसर बताना। केवल मैंने हिंट पूरा दे दिया है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, कल मुझे बताओगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना, जो भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन हो प्रेरित करना कि आपके एंजॉय सर सभी बच्चों का, बिहार के सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं इंतजार कर रहा हूँ अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों इस वर्ष भी मैं सभी बच्चों को सेवा दे पाऊँ तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, बहुत बहुत खुशी होगी। इंतजार करूंगा प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।